सर, एचडीएफसी बैंक वाला मामला जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसान भाषा में आपसे जो है कई बार मनी सेंटर में समझने की कोशिश की थी, उसका मैंने एक पूरा टाइमलाइन भी जो है वो बना कर रखा है। लेकिन मामला दुबई क्यों पहुंच गया, क्यों 81 बॉन्ड्स वाला मामला था उससे, और अब निवेशक क्यों वहां भड़क गए हैं, पीएमओ के दरवाजे क्यों खटखटा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहां भी जो है बहरीन में भी जो है शिकायत करने की बात सामने आ रही है। नहीं, देखिए ये मामला 81 बॉन्ड्स के मामले से अलग मामला है विशाल। और वही आपका दुबई बहरीन उससे जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर जिस तरह से 81 बॉन्ड में मिस सेलिंग की बात आई थी उसी तरह की मिस सेलिंग की बात है। और 75 से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है, उन्होंने इस मामले को लेकर डीएफएसए के पास शिकायत की है, जो दुबई का फाइनेंशियल अथॉरिटी है सारे मामलों को, सिक्योरिटीज़ को डील करने वाली, जिसने पिछले साल एचडीएफसी बैंक को नए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करने से जो दुबई ब्रांच थी उसमें रोका और था। बहुत सारे दूसरी पाबंदियां एचडीएफसी बैंक की ब्रांच पर लगा दी थी। अब ये मामला है आपका एक जो कार्लिसल के लग्जमबर्ग लाइफ फंड में पैसा लगाने को लेकर, जिसमें 1.35 करोड़ डॉलर का जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया गया इन इन्वेस्टर्स के द्वारा। इन इन्वेस्टर्स का कहना है कि साहब जब हमको ये प्रोडक्ट बेचे गए तब ना तो इनकी ठीक तरीके से जानकारी दी गई, ना ये देखा गया कि ये इन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सुटेबल हैं भी या नहीं, इनमें रिस्क कितना है। इनको ये कहा गया कि कैपिटल प्रोटेक्शन का यहाँ पर बात है इस प्रोडक्ट में जो आप बेच रहे हैं। दूसरी बात ये कही गई कि साहब आप जो है यहाँ पर किसी तरह का ऐसा जोखिम नहीं है और आपका पैसा जो है वो सुरक्षित है। इस चीज़ का हवाला देकर ये प्रोडक्ट बेचे गए इन इन्वेस्टर्स को। और अब ये इन्वेस्टर डीएफएसए के पास शिकायत करने के बाद जो बड़ी बात है विशाल, वो ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधे चिट्ठी इसी हफ्ते लिखकर देने वाले हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में दखल देने जी। और उनके जो रिफंड में डिले और इस तरह की जो तमाम समस्याएं, मिस सेलिंग की जो बात है उस पर सरकार के दखल की बात कर रहे हैं। मांग उन्होंने आरबीआई से भी की है कि साहब आरबीआई देके और आरबीआई इस मामले पे बड़ा एक्शन ले। चलिए सर, पूरी कहानी की जो टाइमलाइन है उसको समझ लेते हैं। देखिए, ये 2017-18 से जो है मामला शुरू हुआ है। कुछ कस्टमर्स द्वारा जो है एचडीएफसी बैंक की ओवरसीज ऑपरेशंस में जो है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की बिक्री को लेकर जो है शिकायतों का दौर चला। 2020 के आसपास क्रेडिट स्विस 81 बॉन्ड से जुड़े एलिज्ड जो कहा जा रहा है कि मिस सेलिंग मामले की जानकारी जो है बैंक की इंटरनल टीम्स तक पहुंचाने का दावा किया गया। 2023 में आ जाते हैं, क्रेडिट स्विस संकट में जो है उसके 81 बॉन्ड्स जो हैं वो राइट ऑफ हुए और निवेशकों को भारी भरकम नुकसान हुआ। 24-25 की बात की जाए तो इस दौरान जो है जांच और रेगुलेटरी स्क्रूटनी जो है वो तेज हुई। और लास्ट अगर बात की जाए सितंबर 2025 के आसपास, तो डीएफएसए ने जो है एचडीएफसी बैंक की दुबई डीएफआईसी ब्रांच पर जो है नए क्लाइंट्स, जिसको प्रवीण जी ने समझाया भी कि ऑनबोर्ड करने से जुड़ी जो है पाबंदियां लगाई। मार्च 2026 में एक और नई बात और बड़ी बात ये देखने को मिली सर कि चेयरमैन जो थे अतानु चक्रवर्ती साहब, उनका इस्तीफा होता है और इसके साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जो है उस समय एक जो है लंबी कार्रवाई चली थी, अच्छी खासी कार्रवाई भी होती है। और अगस्त 2026 की बात की जाए तो अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से जुड़े 75 से अधिक निवेशक जो है पीएमओ समेत कई रेगुलेटर्स के पास शिकायत ले जाने की, हम आपसे कोशिश करेंगे समझने की सर कि 81 बॉन्ड्स वाला मामला क्या था, उसको भी अगर आप समझा पाएँ। और अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि इस देश में सर मिस सेलिंग जैसा जो मतलब व्यभिचार कहिए या समझिए कि इस दिक्कत को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। नहीं, देखिए 81 बॉन्ड का जो मामला था उसमें भी दरअसल मिस सेलिंग वाली बात थी, जिसमें यह कहा गया कि साहब जो इन्वेस्टर थे, जो आरोप लगा कि उनको इन बॉन्ड्स के जो नेचर है, जो रिस्की नेचर है, उसकी जानकारी उनको जी सही तौर पर नहीं दी गई। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो बुढ़ापे की तरफ थे, सीनियर सिटीजन थे, उनको वो बॉन्ड बेचे गए। जबकि इन बॉन्ड्स में ये होता है कि अगर आपका अगर जो कंपनी जारी कर रही है, अगर वो किसी आफत में फंसती है तो पूरे के पूरे बॉन्ड्स जो हैं वो राइट ऑफ किए जा सकते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि जिस इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है वो पूरी तरह से वाइप आउट हो सकता है। तो जो हाई रिस्क से बचने वाले इन्वेस्टर या जिस उम्र में इन्वेस्टर कंजर्वेटिव होता है कि साहब अब मेरा पैसा बचा रहना चाहिए, भले मुझे 4 पैसे कम मिलें जो पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उन इन्वेस्टर्स को बेहद रिस्की आपने एसेट में लगा दिया पैसा गुमराह करके,
बाद में क्रेडिट स्विस को इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ करना पड़ा और सारा का सारा पैसा इन इन्वेस्टर्स का फंस गया। तो इस मामले को लेकर काफ़ी गहमा गहमी रही। जब इस साल अतानु चक्रवर्ती का रिज़ाइन हुआ, उसमें इस बात का संकेत मिला कि साहब जो क्रेडिट स्विस का 81 बॉन्ड में जो राइट ऑफ करना पड़ा और इन्वेस्टर उसमें फंसे, वो मामला भी इसकी एक एथिकल जो बात आई कि साहब मॉरल और एथिकल जो ग्राउंड है, गवर्नेंस की जो बात है कि क्यों मिससेलिंग कोई बैंक करता है या कर्मचारी क्यों कर रहे हैं, इसकी बात एक बड़ा मसला थी। हालांकि बाद में जब बैंक ने रिव्यू कराया, उसमें उन्हें अपना क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस पूरी की पूरी जो रिव्यू प्रोसेस थी कि जो अतानु चक्रवर्ती के आरोप थे 81 बॉन्ड को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर जो एक माना गया, उसको लेकर उस ऑडिट में क्लीन चिट दी गई, लेकिन उस पूरे रिव्यू का पार्ट अतानु चक्रवर्ती खुद नहीं थे। तो यहाँ से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। एक बार ये भी कहा था कि मैंने थोड़ी कहा है आपको जांच करने के लिए। बिल्कुल। और तो बात विशाल ये है कि मिस सेलिंग के मामले न केवल विदेशी ब्रांचेस में हो रहे हैं बल्कि घरेलू ब्रांचेस में भी होते हैं, अलग अलग बैंकों में तमाम तरीके से। इसको लेकर सरकार से लेकर आरबीआई तक तमाम सख्ती, तमाम निर्देश दे चुके हैं बैंकों को। इसके बावजूद इस तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं और अगर विदेश के ब्रांच में इस तरह का मामला होता है तो और अगर सरकार दखल देती है तो बैंक के लिए मुश्किलें ज़रूर पैदा हो सकती हैं। रिजर्व बैंक बहुत सारे सवाल जवाब कर सकता है बैंक से कि साहब आप बताइए कि किस तरह से बेचा गया। भाई बैंक का एक तर्क इस मामले में विशाल ये है कि हमारा ये प्रोडक्ट नहीं था, एचडीएफसी बैंक का ये प्रोडक्ट नहीं था, ये प्रोडक्ट तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया या हमारे पास सिर्फ ये प्रोडक्ट आया और हमने उसको सेल किया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी इसमें नहीं है क्योंकि हम इस मामले में पार्टी नहीं, हम केवल एक विक्रेता हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स का कहना है कि आपने जिन क्लाइंट्स को दिया या जिन इन्वेस्टर्स को दिया, उनके क्या वो इस जोखिम को उठाने की स्थिति में थे? ओवर लिवरेज्ड वाली मामला आया, इतना रिस्क जो था वो बैंक ने इन इन्वेस्टर्स को नहीं बताया। तो मामला उतना सीधा नहीं है, भले अभी आरोप हैं, लेकिन अगर पीएमओ इस मामले में दखल देता है, प्रधानमंत्री कार्यालय अगर सक्रिय होता है और इन इन्वेस्टर्स की तरफ से अगर जांच और बाकी की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं तो एचडीएफसी बैंक के लिए विशाल मुश्किल हो सकती है। एक दो सवाल और मैं पूछूंगा सर। एक मिस सेलिंग पर तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सर व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इस इशू पर भी जो है लगातार बैंकों की जो शाख है वो डगमगाती हुई दिखी। इस देश में करोड़ों जो है खाता धारक हैं। उन्होंने ऐसी खबरें भी सुनी हैं जैसे जब कोटक बैंक की लेकर हो, एफडी वाला मामला हो 590 करोड़ का, 190 करोड़ का सरकारी बैंक का ही जो है सरकारी मतलब सरकार का ही पैसा था, एफडी किया हुआ था, उसको जो है प्री मैच्योर विड्रॉल कर देना, सरकार को कुछ पता नहीं है। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जो समस्याएं दो चार होती रहती है उस मामले को। तो इस देश का जो करोड़ों खाता धारक है उसको आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो इन खबरों को देखकर क्या सोचे समझे? बैंकों की साख को लेकर क्या इमेज बनेगा? नहीं, बैंकों की साख को लेकर सवाल पिछले 1-2 साल से उठ रहे हैं। 24 के आखिर में हमने देखा था कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव जो बैंक था महाराष्ट्र में वो कोलैप्स कर गया, आरबीआई को वहाँ दखल देना पड़ा। उसके बाद से कई मामले आए जहाँ बैंकों के लाइसेंस रद्द करने पड़े, ज़्यादातर मामले कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़े हुए थे। फिर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मामला जो हरियाणा का था, जहाँ 590 करोड़ रुपए के जो सरकार का पैसा था उसके साथ हेरा फेरी की बात सामने आई। कई उसमें सीनियर आईएएस उसमें ईडी और सीबीआई के रडार पे हैं। तो लोगों के अंदर बैंकों को से जुड़ी हुई साख की जो बात है उसको तो एक डैमेज होता है। और जब इस तरह के जब बड़े बैंकों की बात आती है विशाल, बड़े बड़े बैंक हैं जिनको लेकर जिनके पास करोड़ों खाते हैं, करोड़ों ग्राहक हैं, उनसे जब जुड़े हुए इस तरह के मामले आते हैं तो लोगों के अंदर एक बड़ा सवाल इस बात का पैदा होता है कि साहब जो मैं पैसा बैंक में रख रहा हूँ, जो सबसे सेफेस्ट माना जाता है कि साहब आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं या बैंक में एफडी करा रहे हैं, और लॉकर से जुड़े हुए मामले आते हैं कि आपने लॉकर में आपने ज्वेलरी रखी या पैसे रखे, पता चला कि जब देखने गए तो वहाँ तो दूसरी ज्वेलरी रखी हुई है या ज्वेलरी है नहीं। ऐसे कई मामले आए, वेट कम है, हाँ या वेट कम है, ऐसे कई मामले आए जहाँ आप लॉकर खोला तो उसमें सामान ही नहीं है। तो ये पूरे के पूरा जो कस्टमर का बैंक के साथ जो ट्रस्ट का एक नाता होता है उसको पूरी तरह से हिला देता है। सरकार, रिजर्व बैंक जाहिर तौर पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ज़मीन पर जाकर देखें जो ब्रांच पे मौजूद लोग हैं,
जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आपके पास कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर आता है उसके साथ डील करने की जी। और आप जब ब्रांच जाएंगे किसी भी बैंक की, तो वहाँ जिस तरह से प्रोडक्ट मार्केट किए जाते हैं या प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, आप 10,000 रुपये जमा करने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि साहब आप अपने सेविंग अकाउंट में या एफडी क्यों करा रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दे देता हूँ, ये ले लीजिए, सेविंग प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारे पास एक बहुत अच्छा। तो बैंक किस तरह से बेचते हैं उन प्रोडक्ट्स को जिनको लेकर रिजर्व बैंक ने तमाम गाइडलाइन दी, वो एक ट्रस्ट का बड़ा इश्यू पैदा करता है विशाल।